हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो देख रहे हैं हम वो है अनुज धर एक्सप्लेन्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज अलाइव टिल 1985। वाह। व्हाई डिड ही हाइड फ्रॉम गवर्नमेंट? वाओ, अगर ये आंसर्स इसमें मिल जाएं तो कमाल होगा। क्योंकि हमने इतने सारे वीडियोस देखे हैं, उसमें सब बोलते हैं पर गोलमोल करके आंसर्स फिर भी नहीं आते। तो चलो चेक करते हैं आज का ये वीडियो और होप करते हैं कि इसमें आंसर्स होंगे कुछ। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सबसे पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे ही हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ पे लोगों में ऐसा कि हम लोग भूल जाते हैं चीज़ों को। कुछ मायनों में अच्छी बात भी है, लेकिन कुछ मायनों में अच्छी बात नहीं है वो। तो यहाँ इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं दुर्घटनाएं हो गई, प्रधानमंत्री की मतलब दो की हत्या हो गई, तीसरा का भी ऑलमोस्ट शास्त्री जी का केस जो है हत्या का ही लगता है। इतना कुछ हो गया उसमें, लेकिन लोगों के दिमाग में चीज़ें आती हैं, निकल जाती हैं। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है सुभाष बोस का जो जनरेशन से, पीढ़ियों से चलता आ रहा है। जो व्यक्ति सन 40 के बाद टेक्निकली इस देश में अवेलेबल ही नहीं है, उसको लेकर के आज आप देखिए कि कितना ज़बरदस्त, इतनी जनरेशन्स बीत गई हैं। 3-4 जनरेशन की बात है, आपके मेरे परदादा दादा के टाइम की बात है। उससे लेके आज तक ये इशू ऐसा है जो लगातार सुर्खियों में रहा है। अगर वो आदमी मर चुका था तो उसके मरने के 30-30 40 साल बाद या 20 साल बाद भी आप उसके परिवार के लोगों पे और बाकी लोगों पे क्यों जासूसी कर रहे थे? जिस आदमी को हम लोग सन 45, 46, 50, 55 में मरा हुआ समझ रहे थे, ये 85 में कैसे आ गया? तो समझ में नहीं आया ये क्या बोला जा रहा था। मैंने तो नहीं बोल दी। दिस इज़ इंडियाज़ बेस्ट केप्ट सीक्रेट। ये भारत का सबसे बड़ा रहस्य है और भारत सरकार को मालूम है कि वो जिंदा थे। सरकार को मालूम है कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ। सरकार को मालूम है वो रूस में गए थे। तो जब इतनी बातें, 3-4 बातें पता लगी, वो तो खैर ज़्यादा एक तरह से सरप्राइजिंग नहीं थी कि हमको भी कंक्लूजन हमने निकाल लिया था। लेकिन उसके बाद में उन्होंने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज इन टच विद सुभाष बोस अंटिल 1985। भगवान न करे कल को प्रधानमंत्री मोदी रात को टेलीकास्ट करके बोल देता कि वो नहीं मरे थे प्लेन क्रैश में, वो जिंदा थे बाद में। आप फैजाबाद को छोड़ दो, अगर वो रूस वाली बात भी बोल देगा, आपको मालूम है उसका असर क्या होगा देश के अंदर, कितना तगड़ा बवाल मचेगा उसको लेकर। तो छोटी मोटी बात नहीं है ना, ये कोई जैसे का लाल नहीं है, वो सुभाष चंद्र बोस है। बवाल मच जाएगा देश के अंदर बड़ा ज़बरदस्त। तो जब बवाल मचेगा तो बात घूम फिर के फिर सारी स्पॉटलाइट होगी नेताजी की पूरी लाइफ। फिर बात घूम फिर के आएगी कि यार देश को आज़ाद तो करवाया सुभाष बोस ने, और सारा का सारा इन्होंने सेहरा बांध दिया गांधी जी के सर पे। सुबह शाम आप बच्चों को बरकला रहे हैं कि गांधी के रास्ते पे चलो। अगर बच्चे अगर गांधी के रास्ते पे चलेंगे तो फौज में कौन जाएगा? इनके बच्चे तो जाएंगे नहीं। जो साहब लोग के बच्चे तो जाते नहीं, ना मंत्री के जाएंगे, ना उनके ना ये ब्यूरोक्रेट्स के जाएंगे। जो आपके बैठते हैं सारे बड़े बड़े क्लबों में शाम को, जो देश की रूलिंग एलीट है, इनके बच्चे तो नहीं जाते आपके फौज में। अच्छा, आपने जो सवाल पूछा उसका आधा जवाब आपने खुद दे दिया कि आपने कहा कि इस देश के अंदर बहुत सी मिस्ट्रीज़ हैं, लेकिन इन सब मिस्ट्रीज़ में सुभाष बोस की मिस्ट्री बहुत खास है। मतलब हमारे देश में आप शुरुआत करें सन 47 में जो पार्टीशन हुआ, उसमें इतने लाखों लोग मारे गए, कुछ हुआ, लोगों को कुछ याद नहीं रहा। हमारे देश की एक यहाँ पे लोगों में ऐसा कि हम लोग भूल जाते हैं चीज़ों को। कुछ मायनों में अच्छी बात भी है, लेकिन कुछ मायनों में अच्छी बात नहीं है वो। तो यहाँ इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं दुर्घटनाएं हो गई, प्रधानमंत्री की मतलब दो की हत्या हो गई, तीसरा का भी ऑलमोस्ट शास्त्री जी का केस जो है हत्या का ही लगता है। इतना कुछ हो गया उसमें, लेकिन लोगों के दिमाग में चीज़ें आती हैं, निकल जाती हैं। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है सुभाष बोस का जो जनरेशन से, पीढ़ियों से चलता आ रहा है। और सबसे कमाल की बात है कि आज अगर आप किसी व्यक्ति से बात करेंगे नरसिम्हा राव के बारे में, तो लोगों की मेमोरी से वो निकल चुका है। लेकिन नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री 1991-92 से लेकर के 96 तक रहे थे, और उनकी वजह से हमारा पूरा इकोनॉमी खुली है, इतना बड़ा ज़बरदस्त चेंज हमारे कंट्री में चेंज आया। लेकिन पब्लिक मेमोरी इतनी शॉर्ट होती है, वाजपेयी का टाइम लोग भूल गए। शायद आने वाले 4-5 साल में मनमोहन सिंह की मेमोरी भी लोगों के दिमाग में बहुत कम हो जाएगी। तो उस देश में जहाँ पे पब्लिक मेमोरी इतनी वीक है हिस्ट्री को लेकर के, और लोग भूल जाते हैं चीज़ों को और याद नहीं रखते घटनाओं को। अब उसमें सोचिए, सुभाष बोस 1940 में, 41 में इस देश में आखिरी बार थे। वो तो 41 में छोड़ के चले गए, वो तो बाद में वो बाहर थे, और करते करते आईएनए का फेज़ आया, फिर वो 45 में उनकी डेथ हो गई। लेकिन जो व्यक्ति सन 40 के बाद टेक्निकली इस देश में अवेलेबल ही नहीं है, उसको लेकर के आज आप देखिए कि कितना ज़बरदस्त, इतनी जनरेशन्स बीत गई हैं। 3-4 जनरेशन की बात है, आपके मेरे परदादा दादा के टाइम की बात है। उससे लेके आज तक ये इशू ऐसा है जो लगातार सुर्खियों में रहा है।
और आप कभी भी, इनफैक्ट मैंने पार्लियामेंट के बहुत रिकॉर्ड चेक किए हैं, अगर पार्लियामेंट की आप प्रोसीडिंग्स देखेंगे देश की हमारी और पार्लियामेंट के रिकॉर्ड चेक करेंगे तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा सेशन नहीं रहा हमारा सन 50 के बाद से जब उसमें सुभाष बोस का मुद्दा ना उठा पार्लियामेंट में। हर एक पार्लियामेंट के सेशन में कोई ना कोई मुद्दा, और सारे पार्टी के लोग पूरे देश से सवाल उठाते थे इसको लेकर। और मैं खुद भी जब से इस पूरे केस के साथ में जुड़ा हूँ, मैं पूरे देश में और देश के बाहर भी बहुत जगह जाके मैं लेक्चर देता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ। और तो वही मतलब आप मतलब कि जो लोगों में इंटरेस्ट भारत कम्युनिटी के लोग को लॉस एंजलिस में है, वही इंटरेस्ट आपको गुजरात में नज़र आएगा लोगों को बात करते वक्त, कि आज के ज़माने के अंदर भी। और इतनी, और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि मोस्टली यंग पीपल इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आज के टाइम पे, जो बहुत बड़ी बात है। तो कुछ ना कुछ तो खास बात है इसमें। अब सुभाष बोस वाला इसलिए कि इस देश में बहुत सी मिस्ट्रीज़ हैं, बहुत से यहाँ अजीब अजीब घटनाएं घटी हैं, बहुत सी दुर्घटनाएं घटी हैं, बहुत सी अच्छी घटनाएं घटी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ खास बात नेताजी के बारे में और उनके मरने की मिस्ट्री के बारे में है कि इतना टाइम बीतने के बावजूद, इतने दशक बीतने के बावजूद लोग इसकी बात कर रहे हैं। और आज के सोशल मीडिया के ज़माने में आजकल कितनी इस पर चर्चा होती है, ये अपने आप में एक इंडिकेट करती है कि वो आदमी कितना इस देश के मतलब दिलों में कितना उसकी अभी तक अभी फीलिंग है उसके लिए। मेरा कोई खास इससे कनेक्शन ऐसा नहीं था, मतलब मैं कोई ऐसा नहीं व्यक्ति नहीं था जो बचपन से मुझे बहुत ज़्यादा कोई चाह थी इन चीज़ों के बारे में, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा एक ही कनेक्शन था इनके साथ में, नेताजी के साथ में, कि मेरे जो दादाजी थे वो भारतीय फ़ौज, जो अंग्रेज़ों के ज़माने की भारतीय फ़ौज उसमें थे वो, और वो सुभाष बोस की आईएनए के खिलाफ लड़ने गए थे। ओह! तो मैं टेक्निकली मैं तो उल्टी तरफ से मेरा मेरा कनेक्शन है। तो मेरा वहाँ से वो लिंक है। तो मुझे अपने परिवार की, मैंने कभी दादाजी को देखा नहीं अपने, लेकिन मैंने अपने परिवार की हिस्ट्री से मुझे इस बात का, मुझे शुरुआत से इस बात की मुझे नॉलेज थी कि भारत के आज़ाद होने का जो मेन कारण था कि भारत पे जो अंग्रेज राज कर रहे थे, भारत की फ़ौज के द्वारा कर रहे थे, और फ़ौज में ज़्यादातर भारतीय थे। अंग्रेज तो बहुत थोड़े यहाँ पे पूरे पूरे देश में मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार भी नहीं होंगे। तो सारे उनके सिस्टम में, सिविल में, पुलिस में, मिलिट्री में सारे हिंदुस्तानी भरे पड़े थे। तो उन जो उसमें से जब सबसे इम्पोर्टेंट उनका जो वो उनका जो इंस्ट्रूमेंट था जिसके थ्रू वो राज करते थे, वो भारत सेना थी, भारतीय फ़ौज थी। ये भारतीय फ़ौज उनके खिलाफ हो गई सुभाष बोस की वजह से, आईएनए के खिलाफ, आईएनए की वजह से। तो इस चीज़ की मुझे नॉलेज अपनी फैमिली की हिस्ट्री से है, कि मैंने सुना कि मेरे दादाजी के साथ में क्या हुआ था, उन्होंने क्या देखा कोहिमा में, उस तरह की बातें। तो उसके लिए मुझे किताब पढ़ने की और हिस्टोरिकल वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें क्या लिखा था, ये मेरा नॉलेज थी। वो बात करते करते 2001 में मैं हिंदुस्तान टाइम्स पे नौकरी करता था, तो वहाँ पे ये बात चल रही थी कि सुभाष बोस की डेथ पे उस टाइम पे इंक्वायरी कमीशन बैठ चुका था, मुखर्जी कमीशन बैठा हुआ था। तो वो मेरे को एक ख्याल आया कि इस पे यार लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं पूरी घटना पे, इसके बारे में इधर की बातें कर रहे हैं। ये तो बड़ा छोटा सा केस है, इसको सॉल्व करने के लिए वो कहा जाता है कि उनकी अस्थियाँ वहाँ पड़ी हैं जापान में, रिनकोजी टेम्पल में, तो हम उसका डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवा देते, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है करवाने का। तो मेरे दिमाग में पहली बार से ये आइडिया आया था कि सुभाष बोस की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमको डीएनए का सहारा लेना चाहिए और साइंटिफिकली इसको सॉल्व करना चाहिए। तो ये लेकर के मैंने पहली बार एक उस पर स्टोरी करने की कोशिश की। तो स्टोरी तो नहीं हुई, लेकिन मेरा थोड़ा सा वहाँ से इंटरेस्ट हल्का सा जागृत हो गया। उसके बाद एक्सीडेंटल था, मैंने खुद नहीं किया कुछ, मेरे मेरे ऑफिस के लोगों ने, मेरे कुलीग्स ने, सीनियर्स ने सोचा कि एक इन्वेस्टिगेशन की जाए इस केस के ऊपर, क्योंकि मुझे उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था इस केस में, तो उन्होंने मुझे उसमें लगा दिया और एक टीम बनी, उसका एक मैं बहुत बड़ा हिस्सा बन गया। और वहाँ से जो मेरी कहानी हुई है मेरे साथ में, वो पूरी फिल्मी कहानी, मतलब आप समझ सकते हैं कि कहानी ये हुई कि हम 5-7 लोगों ने मिलकर इंक्वायरी करी। उसमें और भी लोग थे, सितांशु दास उसके हेड थे, जो बहुत पुराने सीनियर जर्नलिस्ट थे काफ़ी। और उस इंक्वायरी का कंक्लूजन ये निकाला गया सबने मिलकर के कि प्लेन क्रैश में जो कहा जाता है उनकी मौत हुई है, वो नहीं हुई थी। और उसके बाद हमें मुखर्जी आयोग के सामने हमें गवाही देने के लिए बुलाया गया। मैं वहाँ पे गया और मेरी और प्रणब मुखर्जी जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, अब तो नहीं रहे हमारे बीच में, उनकी गवाही एक ही दिन हुई थी। तो वो गवाह नंबर 48 से, मैं गवाह नंबर 50 से, दिल्ली के विज्ञान भवन में। तो हमने कमीशन मुखर्जी आयोग जो बना था उसके सामने गवाही दी, और उसमें हमें बुलाया गया था क्योंकि हम लोगों ने हिंदुस्तान टाइम्स के बिहाफ पे ये इंक्वायरी करके बोला कि साहब की प्लेन क्रैश की छुरी ठीक नहीं है। ये होने के बाद हिंदुस्तान टाइम्स के लोगों ने, बाकी मेरे कोलीग्स ने काम छोड़ दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा उसके बाद अनसेटल हो गया। मुझे लगा यार, बड़ा बुरा लगा कि यार इतना देश के लिए इतना उन्होंने काम किया उस आदमी ने, उसकी वजह से हम लोग आज़ाद हुए, और वो अगर प्लेन क्रैश में नहीं मरा तो उस टाइम पे आपके दिमाग में एक ही थ्योरी निकल के आती थी कि जो हम सुनते आए थे बचपन से कि साहब वो तो रूस में थे, उनको रूस में मार दिया, रूस में कहीं साइबेरिया में उनको रखा गया था प्रिजन्स में। ये बातें हम लोग सुनते आ रहे हैं सब लोग बचपन से।
उस टाइम पे मुझे गुमनामी बाबा के बारे में कुछ नहीं मालूम था। मुझे ये मैं बात बात कर रहा हूँ 2001 और 2 के बीच में, उस टाइम पे। तो ये खबरें जब ये मतलब ये जब घटनाक्रम उस टाइम पे बढ़ा, तो जब ये कंक्लूजन निकाल लिया पूरी टीम ने हिंदुस्तान टाइम्स में, उसको छाप भी दिया कि साहब प्लेन क्रैश की थ्योरी ठीक नहीं है, तो मैं बड़ा विचलित सा हो गया कि यार इतना उस हमारे लिए उन्होंने इतना देश के लिए किया और वो आदमी इतनी गंदी मौत जाके मरे रूस के अंदर। तो मुझे थोड़ा सा बहुत बुरा लगा, और वो फिर मैंने अपने प्राइवेटली लोगों से इंक्वायरी करना शुरू कर दिया। और उसमें फिर मेरे पास में, क्योंकि मेरे को डेस्क जर्नलिस्ट था, मैं कोई बीट फॉलो नहीं करता था, मेरे पास कोई होम मिनिस्ट्री के नंबर नहीं थे, कुछ नहीं था। तो मैं यूजुअली अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट से या लोगों से, मान लीजिए कि मेरी मुलाकात आपसे हुई, आप मेरे ऑफिस में काम करते हैं और आप होम मिनिस्ट्री को फॉलो करते हैं, तो मैं लोगों से रैंडमली पूछा था कि यार तुम्हारा कोई जानने वाला है, पीएमओ में है, कोई एमएचए में है, कोई आईबी में है, रॉ में है, ऐसे इसलिए करते। तो मैंने वो इन्फॉर्मेशन लोगों से इकट्ठी करनी शुरू कर दी यहाँ वहाँ से, तो बिट्स एंड पीसेस में करते करते करते, मतलब ये सिर्फ, मतलब आप समझ लीजिए कि मैं अंधेरे में गोली तीर चला रहा था, और एक तीर जो है वो निशाने पे लग गया। जिस लगा भी ऐसे कि उसकी मुझे मतलब तो मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मेरा कांटेक्ट हुआ जिसका नाता एक ऐसे व्यक्ति के साथ में था जो सरकार में बहुत ऊंची पोजीशन में था, और उसने फाइलें पड़ी हुई थी वहाँ पे। वहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन, जैसे फिल्मी अंदाज में फिल्म इन्फॉर्मेशन आई कि ये दिस इज़ इंडियाज़ बेस्ट केप्ट सीक्रेट, ये भारत का सबसे बड़ा रहस्य है, और भारत सरकार को मालूम है कि वो जिंदा थे, सरकार को मालूम है कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ, सरकार को मालूम है वो रूस में गए थे। तो जब इतनी बातें, 3-4 बातें पता लगी, वो तो खैर ज़्यादा एक तरह से सरप्राइजिंग नहीं थी कि हमको भी कंक्लूजन हमने निकाल लिया था, लेकिन उसके बाद में उन्होंने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज इन टच विद सुभाष बोस अंटिल 1985। तो वहाँ सुन के मेरे होश उड़ गए कि ये क्या बात हो गई, जिस आदमी को हम लोग सन 45, 46, 50, 55 में मरा हुआ समझ रहे थे, ये 85 में कैसे आ गया। तो समझ में नहीं आया ये क्या बोला जा रहा था, मेरे तो नींद उड़ गई। तो ये इस बात, उसके बाद जब 85 से फिर मुझे याद आया कि मुझे, हम लोग जब हिंदुस्तान टाइम्स में हम लोग काम कर रहे थे, तो हमें किसी ने ईमेल डाला था फैज़ाबाद से, और हमको डॉक्टर बनर्जी, उन्होंने हमको बोला था कि 85 में उनकी डेथ यहाँ पे हुई थी। तो उस 85 जैसे पकड़ के मैं डॉक्टर बनर्जी तक पहुँचा, उनसे बातचीत की, और तब जाके मेरा फैज़ाबाद का ये जो पूरा प्रकरण गुमनामी बाबा का, मैं उस तक पहुँचा। नहीं तो उससे पहले मुझे कुछ इसका आइडिया भी नहीं था। तो मुझे सरकार के अंदर से कोई खबर लगी और मुझे ये बताया गया कि दिस इज़ इंडियाज़ बेस्ट केप्ट सीक्रेट। अभी जो मेरी चंद्रचूड़ घोष की मेरी किताब कंडलम आई है, हम लोगों ने अच्छी 856 पन्ने की किताब बनाई है, काफ़ी मोटी है। अब हमारी भी मजबूरी है कि हमको सब इतने सवाल लोग पूछते हैं, मैं अगर 50 सवाल का जवाब दूंगा तो 50 और पूछ ले जाएंगे, तो हम लोग अब उसकी भी इंतहा होगी कि इतने सवाल इकट्ठे हो गए। तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को उसमें, जितना हमको पॉसिबल था, हम लोगों ने उसमें जवाब दिया। एक मोटा मोटा खांचा है उसमें। तो जैसा कि जो इस खांचे को समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पूरा नेताजी की कहानी है क्या, डेथ मिस्ट्री है क्या। डेथ मिस्ट्री में बेसिकली जो ऑफिशियल थ्योरी है, जो सरकारी जिसको थ्योरी को सपोर्ट सरकार करती है, कि वो सन 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के 2-3 दिन बाद, जब जापान ने अनाउंस किया कि वो सरेंडर करने वाले, एक प्लेन क्रैश हुआ उनका ये ताइवान में, और वो मर गए। तो ये सरकारी थ्योरी, इसको भी गवर्नमेंट जिसको मानती है, इसको हम लोग ऑफिशियल थ्योरी बोलते हैं। दूसरी थ्योरी जो भारत की सबसे खतरनाक कंस्पिरेसी थ्योरी है, जिसको सुब्रमण्यम स्वामी और जनरल जीडी बख्शी जैसे लोग पब्लिकली स्पाउस करते हैं, और जिसके बारे में हम सब लोग सुनते आ रहे हैं बचपन से, कि नहीं वो प्लेन क्रैश में नहीं मरे, वो रूस में थे और रूस में उनको मार दिया गया, साइबेरिया में कभी स्टालिन के द्वारा, और उसमें हमारी गवर्नमेंट का हाथ था, हम लोगों ने कुछ उनको बोला है। भगवान करे सच ना हो, लेकिन ये सुनने में बहुत कॉमन है। इनफैक्ट जब हम लोग बचपन में स्कूल में थे छोटे, हमें टीचरों ने हमको ये बातें बताई थी। तो ये मेरे ख्याल से दिल्ली में कोई भी व्यक्ति जो बड़ा हुआ हो, कम से कम पूरे नॉर्थ इंडिया में, ये शायद हर एक घर में ये बच्चा सुनता है ये कहानी कि साहब वो मरे नहीं थे और ये रूस में थे। तो ये सभी को इस बात का एक मतलब ये फोकलोर बन चुकी है करके। तो वो बातें, ये 2 थ्योरियाँ हैं। तो ये थ्योरियाँ पे ही सारी डिस्कशन डिबेट चलती आई है, कम से कम शुरुआत से लेकर के 2000 तक। 2001 में जब मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में इंक्वायरी करी और मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने एक पहलू को बाहर निकाला। वो निकालने वाला पहले मैं नहीं था, मुझसे पहले लोगों ने काम किया था कि 85 में जब ये एक संत की मृत्यु होती है फैज़ाबाद में, तो बवाल मच गया कि साहब ये आदमी सुभाष बोस थे। तो मीडिया ने वहाँ पे उस ज़माने में काफ़ी योगदान दिया उस इशू को उछालने में, बाहर लाने में। तो अशोक टंडन नाम के जर्नलिस्ट ने स्टोरी को ब्रेक किया, उसके बाद में कुछ और जर्नलिस्ट पत्रकार आए, उन्होंने इसको आगे निकाला, लेकिन वो स्टोरी निकल से वहीं दब के रह गई थी। हमें कभी दिल्ली में उसके बारे में नहीं मालूम चला था, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स की वजह से मैंने उस चीज़ को शायद एक इंटरनेशनल लेवल पे मशहूर करा दिया कि समय चेंज हो चुका था, इंटरनेट का युग आ चुका था 2000 में।
तो वो चीज़ को मैंने इंटरनेशनल लेवल पे ले गए। तो ये थ्योरी गुमनामी बाबा की 2001 से पब्लिक डोमेन में आ गई कि साहब ये एक तीसरा एंगल भी है कि एक प्लेन क्रैश की थ्योरी है, एक दूसरी थ्योरी आपकी रशिया में मारे जाने की है, और तीसरी थ्योरी कि नहीं वो तो ये साधु महात्मा बन के सुभाष बोस यहीं पे भारत में ही रहते थे। तो फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग बता रहे हैं वो, तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे। इतना जैसे बोल रहे हैं कि जो भी नॉर्थ में रहते तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया था, डेफिनेटली मुझे याद है कि हमारे वहाँ पे भी कुछ कुछ सुनने को मिला था, पर छोटे थे तो इतना हमने तो अटेंशन नहीं पे की। पर मुझे ये ज़रूर याद है कि बताया गया था कि रशिया में एक्चुअली में उनकी जो डेथ है प्लेन क्रैश से नहीं हुई थी, कहा जाता है कि रशिया में उनको किया था। तो ये सब दो तो पता था, और ये मुझे याद नहीं आ रहा कि वो इंडिया में ही है अभी, वो भी सुनने में आया था, पर कब सुना अब वो ध्यान नहीं आ रहा कि बहुत छोटे जब थे तब की बात है कि अभी रिसेंटली की बात है। पर वो भी सुना था कि ऐसा भी है कि जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं वो इंडिया में ही हैं, वो मरे नहीं हैं थे, वो यहीं पे रह रहे हैं। पर वो मुझे ध्यान नहीं है, पर बहुत मतलब देखते हैं, अब आगे जल्दी से देखते हैं और पता करते हैं और क्या क्या ये बताते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। काफ़ी अच्छा था। और उन्होंने कुछ इसमें मेंशन किया था कि इंडिया को आज़ादी मिली थी सुभाष चंद्र बोस की वजह से और महात्मा गांधी की वजह से नहीं। तो ये इसके बारे में थोड़ा और जानना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ तक हिस्ट्री रिकॉर्डेड है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि हमारी जो है मिलिट्री ने रिवोल्ट किया था, या ब्रिटिश मिलिट्री जिसमें इंडियन सोल्जर्स थे उसने कोई रिवोल्ट नहीं किया था। तो हमें हिस्ट्री में जो पता है उसमें तो यही था कि ऐसा कुछ नहीं था, नॉन वायलेंस मूवमेंट हुई थी और उसके बाद जो है ब्रिटिश छोड़ के गए थे। तो अब देखते हैं क्या बता रहे हैं। दूसरी बात यह है कि डेफिनेटली तीनों एंगल पता थे। हमने सुना था कि रशिया में उनको कुछ अब्यूज़ किया गया है, वहीं वो मर गए। फिर हमने एक गुमनाम बाबा जो कह रहे हैं उनकी भी न्यूज़ बीच में आई थी और उस पर कुछ मूवीज़ भी बनी थी उस समय, तो वो भी हमने देखा था। पर पॉइंट यही है, जैसे कह रहे हैं कि अगर लोगों को रियलिटी अब पता चल जाए इतने साल बाद तो पूरे देश में बवाल इकट्ठा हो जाएगा। ये मुझे लगता नहीं है होगा, बस क्योंकि जो भी हो सच्चाई तो आनी चाहिए सामने, हाँ चाहे तो हो ना हाँ तो हो। ये कहना कि अगर सच्चाई पता लग गई तो बवाल इकट्ठा हो जाएगा, ये बहुत पुरानी बात है। अब ये बहुत लेट अगर सच्चाई पता लगे तो अच्छा होगा और फिर हिस्ट्री बुक्स को चेंज बढ़ना करें। चाहिए, मगर अभी उसके लिए पीछे बहुत प्रूफ देने पड़ेंगे और ये सारी बातों में प्रूफ नहीं आ पा रहे। आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि ये कॉन्क्रीट है जिसमें प्रूफ कर सकता हूँ। और वो प्रूफ क्या होते हैं, जैसे डीएनए इन्होंने कोशिश की थी। अगर वो गुमनामी बाबे का डीएनए आपके पास होता और आप डीएनए वेरीफाई कर सकते थे तब बड़ी न्यूज़ होती, मगर अब जो है सब चीज़ें जो Destroy ख़त्म हो होगा। गई हैं तो आप सबूत कहाँ से लाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये ऐसी एक रह जाएगी मिस्ट्री। और अगर गवर्नमेंट को पता है तो आई होप कि 50-60 साल बाद हो सकता है वो डिस्क्लोज कर दें कि चलो हम ओपन कर रहे हैं सब डॉक्यूमेंट्स, और तब हो सकता है इतना रेलेवेंट ना हो। तो देखेंगे क्या होता है। परंतु पॉइंट ये है कि इस मिस्ट्री से लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है। लोगों को एक ही फ़र्क पड़ता है कि एक्चुअली आज़ादी के पीछे रीज़न क्या था। जो हमें जो इम्पैक्ट है वो यही कि हमने जो हिस्ट्री देखी है उसमें नॉन यही वायलेंस सिखाया है बुक में, तो सब बुक से यही बताया मूवमेंट से गया था ही हम कि जीते हैं। हाँ आज़ादी मिली है, यही बिल्कुल। बता रहे। पर इन्होंने भी यही बोला है इसमें भी कि हमें तो बताया ही है कि गांधी जी की वजह से मिली है, राइट। जबकि इनके हिसाब से वो बात नहीं है। तो अब वीडियो आगे हाँ मगर देखते इसमें हैं। ये है कि अगर गांधी जी की वजह से नहीं मिली होती तो इतनी सारी जनता एग्री नहीं करती। उस वक्त कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, एक स्टेट में नहीं थे, हजारों करोड़ों फ्रीडम फाइटर्स थे। हर हर एक मोहल्ले में एक फ्रीडम फाइटर था, हर एक गली में फ्रीडम फाइटर था। अब इतने सारे फ्रीडम फाइटर जो लड़े हैं, जो इन्होंने मोर्चे निकाले हैं, जो जेल गए हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि नॉन वायलेंस मूवमेंट नहीं थी। को इतना मास तो कोई ऐसा तो है नहीं कि हर मोहल्ले का आदमी बोलता रहेगा नहीं जी ऐसा है कि हमने जो किया था वो ठीक नहीं था। नहीं, तो मेरे ख्याल से नॉन वायलेंस मूवमेंट थी, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। और जो भी सुभाष चंद्र बोस ने हेल्प की थी, यस, उसको अगर छुपा रहे हैं तो मेरे को समझ नहीं आता कौन क्यों छुपाएगा। वो तो बताने की अच्छी बात है कि उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया था। उनकी वजह से जो है इंडिपेंडेंस के बाद आपके पास कोई आर्मी थी फंक्शनल जो स्ट्रॉन्ग थी। मेन यही था कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था इमीडिएटली आर्मी जो थी वो कहाँ थी, वो मिस्टर बोस की बनाई हुई आर्मी थी। और ऑफ कोर्स ब्रिटिश छोड़ के गए थे, उससे ज़्यादा नहीं था। हमारी अपनी भी जो फोर्सेस थी उन्हीं से बहुत हेल्प हुई थी। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। चलो तो जल्दी से फ्रेंड्स ये वीडियो एंड करते हैं, क्योंकि आगे का देखना है हमें कि और क्या क्या बता रहे हैं।
तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।